किससे? तुम ना। टोटल बेटा 60 MCQs हैं। सेकंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट हाफ का हमारा टेस्ट चल रहा है। 32 MCQs हम कर चुके हैं। साथ साथ आप लोग अपनी मार्किंग करें, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें। और अभी 33rd आप लोगों के सामने है, इसको करें। शाबाश शाबाश, इसको करें। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो टू सिमिलर चार्जेस थे ईच ऑफ 1 कूलम, दोनों 1 कूलम के हैं और 1 मीटर के फासले पे हैं, तो उनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी? फार्मूला लगाएं के Q1 Q2/r²। आर भी 1 है, Q1 Q2 भी आर है, तो एफ के की इक्वल आएगी। और के हमें पता है 9 × 10⁻⁹ तो यूं इसका अल्फा ऑप्शन था। जिन बच्चों ने अल्फा लगा लिया था वो टिक करें, जिनका अल्फा नहीं लगाया वो क्रॉस कर दें। 34th पे आ जाएं बेटा। फुल एक्टिव होके सिर्फ स्टेटमेंट पे फोकस किया करें। स्टेटमेंट समझ आ जाएगी, क्वेश्चन फौरन से हो जाएगा। शाबाश बेटा, फुल कंसंट्रेशन के साथ। यादेब, उसमें सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी थी, अब सारा डाटा गिवन था। अच्छा बेटा, अब इसमें अगर आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें ना, तो उसने आपको कहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस 4 सेंटीमीटर अपार्ट, पहले उनके दरमियान 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। और फिर वो कहता है कि डिस्टेंस कितना कर दें कि उनके दरमियान फोर्स 4 टाइम्स हो जाए, पहले से 4 टाइम हो जाए। तो अब बेटा अगर आप लोग रिलेशन देखो तो फोर्स और डिस्टेंस का स्केयर के साथ इन्वर्स है। तो अगर मैं डिस्टेंस को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं कि डिस्टेंस का फोर्स के साथ कैसे रिलेशन है, तो वो रूट की फॉर्म में होगा। आई होप आप समझ गए हैं कि ये स्केयर खत्म करने के लिए रूट लिया। तो अब आप देखें कि आपके पास फोर्स कितनी हो रही है, 4 टाइम्स। तो फोर्स की जगह अगर आप 4 लिखेंगे तो 4 रूट से बाहर आके 1/2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अब पहले डिस्टेंस कितना था, 4 सेंटीमीटर। अगर फोर्स 4 टाइम हुई है तो अब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा। 4 4 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो यूं बेटा इसके अंदर बीटा ऑप्शन है और ये नस्ट के अंदर आया हुआ है पास्ट पेपर का, एज इट इज क्वेश्चन है। इसको करें बेटा। अब ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐड करता हूँ, पहले आप लोग जरा बताएं इसका क्या आंसर है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब ग्रेटर होता है बैटरी सेल के ईएमएफ से? शाबाश, वेरी गुड, ठीक बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। जी बेटा, ये बेटा आप लोग याद रखें कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम रिवर्स डायरेक्शन में बैटरी को करंट दे रहे होते हैं, तो उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होता है ईएमएफ ऑफ दी सेल से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि जब भी बैटरी की चार्जिंग हो रही होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होगा। 36 को बेटा करें, शाबाश, फुल एक्टिव होकर कंसंट्रेशन के साथ। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट कैन बी यूज्ड एज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से एनर्जी का यूनिट कौन सा हो सकता है? हाँ ठीक है बेटा, वो फिर एंड पे डिस्कस कर लेंगे, अभी आप लोग अभी मूव करते जाएं आगे। यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा जल्दी बताएं, ये तो बहुत आसान एमसीक्यूज है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, पावर का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू/टी। डब्ल्यू वर्क एनर्जी एक ही चीज है, तो डब्ल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, पी टी। पी पावर टी टाइम, तो वॉट सेकंड बेसिकली हमारे पास एनर्जी की इक्वल होता है। 37th को करें बेटा। शाबाश।
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपको गैस हो जाना चाहिए क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था ना, रो एल ओवर ए, कंडक्टर की लेंथ, एरिया, नेचर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज ठीक हो गए, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज। 38 को करें, ये भी आया हुआ है, ये भी पास पेपर का, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर पे अभी बेटा बड़ी वर्किंग हो रही है। सुपर कंडक्टर अगर ये टेम्परेचर वो अचीव कर जाते हैं ना, तो फिर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हम लैपटॉप एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो उसकी चार्जिंग ही नहीं खत्म होगी। तो सुपर कंडक्टर के अंदर बेसिकली लॉसेज नहीं होते, इसकी रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो होगी तो तभी तो एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो चार्जिंग खत्म ही नहीं होगी। तो ये बेटा इसका सी था। 39 को करें, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर। जी, इंसुलेटर तो अपने अंदर से करंट नहीं ना पास करने देता, तो आइडियल इंसुलेटर मतलब है कि इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, बिल्कुल ठीक है, अल्फा था बेटा। फुल एक्टिव हो गए, अगले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें फुल एक्टिव रहे। विच वन इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, कि वायर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सी मेटल यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉपर, वेरी गुड, हाँ। और फिलामेंट के अंदर कौन सी मेटल यूज होती है, फिलामेंट वाली भी बता दें, ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है। गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। इसका बताएं बेटा। जी, घरों के अंदर ये क्यों कनेक्शन पैरेलल में लगाए जाते हैं। क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अलग उसकी करंट की डिमांड होती है, ठीक है, तो हम चाह रहे होते हैं कि उनको वोल्टेज सेम मिले जितना मेन से आ रहा है, 220 वोल्ट, और जितना आगे उसको करंट चाहिए उतना उसमें डिवाइड हो जाए। आई होप कि आप लोग आंसर गैस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया बेटा, सी। 42 पे आ जाएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। शाबाश शाबाश, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था ना कि पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस, पावर और रेजिस्टेंस में बेटा इनवर्स रिलेशन है, जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, तो सबसे ज्यादा पावर जिसकी है उसी के सबसे कम रेजिस्टेंस होगी, तो सी ऑप्शन। 43 पे आ जाएं जी, शाबाश, इसका बताएं। गुड, जी जी, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन यूज होती है तो वो ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, साथ साथ बेटा अपनी मार्किंग करके रखें। जी, इसका बताएं। इसमें से दो टाइप के आते हैं क्वेश्चन, एक टाइप का तो मैंने लिखा है, दूसरे टाइप का भी मैं साथ ही बता दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लाइक अ मोटर, इनमें से कौन सा मोटर की तरह काम करता है। मोटर कैसे काम करती थी उसको सोचें जरा, कॉयल होती थी, करंट कैरिंग कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड में जाती थी, घूमने लग जाती थी। तो गैल्वानोमीटर में तो यही काम होता है, कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है, करंट कैरिंग होती है, कॉयल जैसे ही मैग्नेट तो उसमें भी कॉयल घूमती है, एम मीटर में भी कॉयल घूमती है, वोल्ट मीटर में भी, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को वो ऐसे इसका मतलब ये आप जो बता रहे हैं वही आंसर है, डेल्टा। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी कह सकता था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट वर्क लाइक्स मोटर, मोटर की तरह कौन काम नहीं करता, तो वो ट्रांसफार्मर होता है, बाकी सारे करते होंगे, ऑल ऑफ अबव की जगह वो ट्रांसफार्मर दे देता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा इसको बताइए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंडक्टर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर, बेटा समझ के, सोच समझ के आंसर किया करें, ठीक है। कैपेसिटर को रिकॉल करें, कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता था, डीसी नहीं गुजरता था। ओपन सर्किट होता है कि करंट नहीं गुजर सकता, शॉर्ट का मतलब, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है गुजर सकता है। तो इंडक्टर में से डीसी गुजरेगा, एसी नहीं गुजरेगा, यानी डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट और एसी के लिए ओपन सर्किट, ठीक हो गया। 46 पे आ जाएं जी। एसी और डीसी में क्या चीज सेम होती है। शाबाश, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
बस स्टेट, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, गुड। हीटिंग इफेक्ट सेम होता है, ठीक हो गया ना, बाकी तो फिर जाहिर है इनमें डिफरेंस, ये डिफरेंस है इनके, बिल्कुल ठीक है, हीटिंग इफेक्ट दोनों के, दोनों हीट प्रोड्यूस करते हैं। 47th। स्टेटमेंट समझे, शाबाश। जी पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जनरेटर जो उनमें क्या चीज सेम होती है कि वो हीटिंग इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें बेटा अगर आप लोग देखें ना तो वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड इज इंक्रीज व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू इट, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या काम करती है, बेसिकली ये फ्लक्स लिंकेज इंप्रूव कर देती है टर्न्स ऑफ कॉइल के दरमियान। तो वैसे भी अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला याद करें, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंप्रूव होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ इंडक्टेंस भी इंप्रूव होगी। तो ये बेसिकली आप सॉफ्ट आयरन कोर जब यूज कर रहे होते हैं तो ये उन टर्न्स के दरमियान फ्लक्स को ज्यादा लिंक करती है, उससे सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होती है, तो सी बेस्ट ऑप्शन था। 48 वाले को करें जी। बैक मोटर इफेक्ट, बैक ईएमएफ इफेक्ट के अंदर से है। बिल्कुल ठीक है बेटा, अब देखें ना, जब मोटर जैसे जैसे स्पीड पकड़ेगी, मैक्सिमम स्पीड को जाएगी, फ्लक्स भी ज्यादा लिंक होगा, चेंज होगा, तो उस हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी जो अपनी काज को अपोज करेगी, और उसकी क्या क्या थी, अप्लाइड वोल्टेज। तो बेसिकली बैक ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये बैक ईएमएफ और मोटर की स्पीड आपस में डायरेक्ट रिलेशन इनका होता है। 49। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंफॉर्मेशन बेस मगर इंपॉर्टेंट है। बैक ईएमएफ बेटा होती है जब हमने मोटर को ऑन किया हुआ है ना, तो मोटर के अंदर ईएमएफ जनरेट होती है, जाहिर है अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी कॉज को अपोज करती है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करने लग जाती है। जी बिल्कुल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब होता है कि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन का मतलब होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम कर देता है। कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। चलें जी बेटा, इसको करें 50th वाले को। शाबाश, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जरा केयरफुली इसको देखें। ये भी पास्ट पेपर का एज इट इज एमसीक्यूज है। इफ अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आपने कोई मीडियम रख दिया, इंक्रीज विन अ लाइट बल्ब द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, काफी दफा आया हुआ है। देखो एक चीज से तो आप एग्री करते हो कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आप कोई मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, इससे तो आप एग्री करते हैं ना, कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब ये कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में बताया था। अब इसका कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये 1/2 पाई एफ सी होती थी ना, 2 पाई एफ की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया हुआ है। तो अब जब मैं डाई इलेक्ट्रिक रखूंगा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान तो सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ने से एक्स सी कम हो जाएगा, मतलब जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना वो कम हो जाएगी। एक्स सी बेसिकली कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है ना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर आप देखें तो करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, अगर कैपेसिटर की एक्स सी कम हो रही है कैपेसिटेंस बढ़ने से तो आई क्या हो जाएगा, ज्यादा। एक्स सी कम होगी तो आई ज्यादा हो जाएगा। जब करंट ज्यादा गुजरेगा तो डेफिनेटली जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जाहिर है ब्राइटनेस और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यूं बेटा हमारे पास ब्राइटनेस इंक्रीज होनी थी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब ग्लास प्लेट रखेंगे, हम इंसुलेटर रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा करंट होगा बढ़ने की वजह से ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। 51 पे आ जाए बेटा। पिछला क्वेश्चन हो गया क्लियर, पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं यस सर नो, पिछला क्वेश्चन हो गया क्लियर सबको।
वेरी गुड, अब इसको सॉल्व करें। अब बेटा ये देखें ना आप लोग, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन समझ लिया करें। एक प्योर वेरिएबल रेजिस्टर है सीरीज में, उसके साथ आपने कैपेसिटर भी लगा दिया। अब पहले सिर्फ रेजिस्टर अपनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, अब आपने ऊपर से कैपेसिटर भी लगा दिया, कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होगी। इम्पीडेंस दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है पूरे सर्किट की। तो पहले सिर्फ एक रेजिस्टर इम्पीडेंस ऑफर कर रहा था, अब कैपेसिटर आने से और भी इम्पीडेंस होगी, तो इम्पीडेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर आप इंडक्टर लगा देंगे तो और इंक्रीज हो जाएगी। 52 वाला करें। एट अ रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, जल्दी से बताएं बेटा। अब बेटा देखिए, रेजोनेंस पे आपको पता है कैपेसिटर और इंडक्टर तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टिव और इंडक्टिव रिएक्टर। उसके बाद सिर्फ सर्किट जो है वो रेजिस्टिव रह जाता है। और रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, मतलब एंगल 0 डिग्री है। और पावर फैक्टर के लिए cos थीटा होता है, पावर फैक्टर के लिए cos थीटा होता है। और cos 0 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको करें बेटा। नहीं शायान, ये आप चेक करो, इधर से क्लियर है, मेरी तरफ से क्लियर है। द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन AC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो अभी मैं बता चुका था कि फेज एंगल 0 होता है, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। 54 पे आ जाएं बेटा। जी। अब बेटा अगर आप इसमें देखें तो बेसिकली आइडेंटिकल को एक्सियल सर्कुलर लूप्स हैं, जिनके अंदर से जो करंट आई पास कर रहा है सेम डायरेक्शन में। और बेसिकली जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो इनके फ्लक्स ऐड हो जाएंगे और फ्लक्स लिंकेज भी इंक्रीज होगा। अब लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इंड्यूस करंट अपनी काज को अपोज करता है, तो इस वजह से वो जो चेंज इन फ्लक्स है इसको अपोज करेगा। अब इंड्यूस करंट पैदा क्यों हो रहा था, फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से। तो जो इंड्यूस करंट है वो उस फ्लक्स को डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये डिक्रीज होगा। ठीक है, 55th को करें बेटा। वो एक कॉइल के अंदर से जब करंट चेंज होता है ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वो दूसरी कॉइल के साथ अटैच होता है, उसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। जी बेटा बताएं, अल्टरनेटिंग करंट आप कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं इनमें से, बेस्ट सोर्स कौन सा है। नहीं, ट्रांसफार्मर तो उस इंड्यूस्ड वोल्टेज को कम ज्यादा करता है ना। प्रोड्यूस करने के लिए तो हम डायनेमो यानी जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, 56 को करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम पावर। जी, मैक्सिमम पावर कौन कंज्यूम करता है इनमें से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, सी। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर उन्होंने तो खुद से भी चार्ज और एनर्जी स्टोर की होती है ना, तो रेजिस्टिव जो है इसके पास तो स्टोर भी नहीं होती, तो रेजिस्टर जो है ये ज्यादा कंज्यूम करता है पावर। जी बताएं इसको। 3 MCQs और रहेंगे। द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जिसको XC कहते थे, विद द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ज्यादातर कुछ बुक्स में ना V से भी लिखा जाता है, F से भी V से भी, तो इससे परेशान नहीं होना। X एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। जी बेटा। अब आपको अगर ये पता है ना कि दो चीजों में, पहले तो आप ये देखें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। और अब दो इनवर्स चीजों में कैसा ग्राफ होता है।
एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम होती है। अब देखें ना, अगर आप इधर को जाएं तो ये बढ़ रही है तो एक्स ही कम हो रही है, या अगर आप इसको वी को कम करें तो ये ऊपर को ग्राफ जा रहा है। तो जो चीजें दो इनवर्स होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनमें इस तरह का ग्राफ बनता है। और जो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनमें स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक हो गया बेटा? 58 वाला करें। क्या ये पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है एसी की? जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन बेस है। आपके चैप्टर के स्टार्ट में ये लाइन लिखी हुई है 50 हर्ट्स। गुड। 59 वाला करें जी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी नस्ट में आया हुआ है, ये बिल्कुल ओरिजिनल एमसीक्यूज है नस्ट एनईटी का। इसको जरा केयरफुली देखें। हाँ ठीक है शबी अंदर। गुड। नहीं, अब यही तो मसला है ना, आप लोग सिर्फ इसको रीड करें, समझे, स्टेटमेंट समझे। हम बस ये देख के लिखा हुआ डर जाते हैं, कुछ भी नहीं यकीन करें इसमें। अब थोड़ी सी इस पे कंसंट्रेशन करें। 3 4 5 एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं ज्यादा स्टेटमेंट वाले, मगर इसमें कुछ भी नहीं। आप थोड़ा सा इसको केयरफुली रीड करें, आपको पता चल जाएगा। अब बेटा मैं आपको ये बताता हूँ, बेसिकली इसमें तो वो कह रहा था कि नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ें। पहले तो ये है कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको एसी चाहिए होता है वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज चाहिए होता है। और उसके बाद दूसरा ये है कि ये जो पावर कंपनीज होती हैं जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह जनरेट करती हैं, वो ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करती हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर एसी वोल्टेज जो है ये जितनी किसी डिवाइस की डिमांड होती है उतना उसको कन्वर्ट होके मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैरेलल में लगे होते हैं कनेक्शंस वगैरह सारे घरों के अंदर। तो अब अगर आप देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, फर्स्ट वाली भी ठीक है, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली में मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दी हैं। तो बिल्कुल जर्नल एक इन्फॉर्मेशन बेस है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लास्ट वाला एमसीक्यूज दी। ये जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है इसकी लेमिनेशन क्यों करते थे, ये आपकी बुक लाइन है। हाँ जी। जी, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए वो लेमिनेशन करते थे, आपको मैंने स्लाइड्स के अंदर भी बताया था कि एडी करंट्स को हम कैसे रिड्यूस कर देते थे। तो ये बेटा हमारा फिजिक्स का टेस्ट था। जल्दी से मुझे अब बताएं कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं, काउंटिंग करें और मुझे चैट बॉक्स में लिख के सेंड करते जाएं। हाँ जी, स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है बिल्कुल। हाँ वो फिर करते हैं, ठीक है। 45 बताते हैं बेटा, शाबाश। नहीं, ज्यादा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो एडी करंट्स वाला है, 52 53। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, शाबाश। काशिफ आपने कितने बताए हैं? अच्छा, 4 रॉन्ग, वेरी गुड। हाँ शायद फर्स्ट हाफ का। अच्छा चलें ठीक है, रिवीजन बेटा मेन है, रिवीजन आप लोगों को रखनी पड़ेगी। जी जी शबी अदर होगी। अच्छा बेटा, अगले संडे वाले दिन आप लोगों ने फुल प्रिपरेशन करके रखनी है। सेकंड ईयर मैथ फुल बुक का 80 एमसीक्यूज का टेस्ट होना है आप लोगों का। ये अभी से ही आप लोग उसकी रिवीजन कर लें थोड़ी थोड़ी, और ये आप लोगों को होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आगे वेरी गुड, आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हैं ना, जबरदस्त, बहुत आला। बस ये हाँ, सेकंड ईयर मैथ फुल बुक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट संडे को आप लोगों ने अपने तौर पर रिवीजन करके रखनी है। बाकी ये जो फर्स्ट ईयर मैथ है ये संडे तक मैं आप लोगों को टेस्ट ले लेके ये आप लोगों को हिफज करवा दूंगा। अब बेटा मैं आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन इधर रखें, अब आप लोगों ने मैसेज नहीं करने। अच्छा चलें ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बस जो रिवीजन की सारी गेम है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो बच्चा रिवीजन लगा जाएगा ना। हाँ ठीक है तैमूर अहमद बेटा, मेरे साथ वो व्हाट्सएप पे करना, मैं आपको फिर भेजूंगा। अभी बेटा आप इधर देखें फुल, ठीक है। फर्स्ट 4 एमसीक्यूज बाद में डिस्कस करते हैं, अभी पहले मुझे ये वेव का पार्ट 2, कल हमने वेव्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था।
बाकी जो सेकंड हाफ है वो मैंने सारे की पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं, इनमें कोई चीज़ भी समझाने वाली नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन बेस है। जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, दो वेव्स का आपस में मिलना, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो सब के एम्पलीट्यूड्स को ऐड होके बनती है। इसी तरह ये इंटरफेरेंस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के इंटरफेरेंस होती हैं जब दो वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी और वो आपस में मिलेंगी तो इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वो आपको पता है। बीट्स क्या होती हैं, जब दो वेव्स के दरमियान थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ जाए तो एक सेकंड में उतनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं साउंड। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो उससे स्टेशनरी वेव्स, और जब वो आपस में मिलेंगी। अब इसी तरह इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स में आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए, सेम मीडियम में ट्रेवल करें, सेम डायरेक्शन में, आइडेंटिकल होनी चाहिए। और इसी तरह इसकी टाइप्स अपने कंडीशन में पढ़ा था कि कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या थी, कि दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस या लैम्डा का हो या 2 लैम्डा का या 3 लैम्डा का, इसको हम सिंपल n लैम्डा भी कह लेते हैं। और जहां पर भी इको आ रही होती है बेसिकली वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस हाफ वेव लेंथ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी हाफ वेव लेंथ का 1 मल्टीपल हो, हाफ वेव लेंथ का 3, हाफ वेव लेंथ का 5। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2n+1 इंटू हाफ वेव लेंथ। एन की जगह 0 1 2 3 पुट करेंगे तो ऑड नंबर आएंगे। इसी तरह जो साइलेंस जोन होते हैं बेटा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रीजन होते हैं। और पाथ डिफरेंस बेसिकली दो वेव्स के दरमियान पाथ लेंथ का डिफरेंस होता है। फिर बेटा इसी तरह बीट्स आपको मैंने कहा था, अच्छा ये याद रखें कि हम जो बीट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो 10 हर्ट्ज तक। अगर दो वेव्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज तक है तो फिर हम रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। अब बीट्स यूज कहाँ तक होती हैं, अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग के लिए, ये भी आप लोगों ने देखा था, पढ़ा था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में याद रखें तमाम वेव्स रिफ्लेक्शन शो करती हैं, या कोई वेव अगर डेंसर मीडियम से टकराए, जैसे ही डेंसर मीडियम से टकराएगी तो क्रस्ट रफ बन जाएगा, अगर ट्रफ टकरा रहा है तो क्रस्ट बन जाएगा, फेज शिफ्ट 180 डिग्री का आएगा, या पाथ डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो λ/2 का आएगा। और रेयर मीडियम से वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेटा स्टैंडिंग वेव्स जिनको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, आपको पता है ये नोड और एंटी नोड की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा इनका गो थ्रू कर लेना है। ये अब इंपॉर्टेंट है, कंजेक्टिव नोड्स के दरमियान या कंजेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान का डिफरेंस λ/2, और एक नोड से एंटी नोड यानी अपोजिट के दरमियान का डिस्टेंस λ/4 होता है। ये भी एमसीक्यूज बन जाता है कि एंटी नोड्स के ऊपर एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो मीन लेवल से अबव होते हैं। और जो नोड होते हैं वहां पे एनर्जी हमारे पास जो है वो सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर स्टैंडिंग वेव्स में बेटा वो लूप बनते जाते थे, तो स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव उन लूप्स पे डिपेंड नहीं करती, एक बात। और ये भी दो एमसीक्यूज हैं कि अगर वो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग जिसके अंदर आप स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते थे, अगर वो स्ट्रिंग दोनों एंड से बेटा फिक्स हो तो फिर कितने नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे, एंटी नोड से एक ज्यादा होंगे। अगर आपकी जो स्ट्रिंग थी ना सेट्राइज स्ट्रिंग, अगर वो दोनों एंड से बेटा फिक्स है तो कितने नोड्स बनेंगे, एंटी नोड से एक ज्यादा होंगे, एंटी नोड में एक ऐड कर दें तो उतने नोड बनेंगे। और उसके बाद इसी तरह बेटा ये नीचे आप लोगों के पास एक की पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है कि अगर स्ट्रिंग इज फ्री एट वन एंड, अगर उसका एक एंड फ्री हो और फिर हम उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें तो फिर जो एंटी नोड्स हैं और नोड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। फिर ये आप लोगों ने डेरिवेशंस की थी स्टेशनरी वेव जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती थी, जो जैसे जैसे लूप बढ़ते जाते थे उनकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती जाती थी, FN, वन पुट करेंगे तो पहली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और जो वेव लेंथ थी उसका बेटा जर्नल फार्मूला λN=2L/N, L से मुराद स्ट्रिंग की लेंथ थी। अब अगर वन लूप की आपने वेव लेंथ निकालनी है तो n की जगह 1 1 पुट कर दें। सेकंड लूप, दो लूप जब बनते थे स्टेशनरी वेव्स के उनकी वेव लेंथ निकालनी थी तो n की जगह 2 2 पुट कर दें। और आपको पता है कि स्पीड T/m होती है, तो ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ सकता है, ये सारे आपने ड्राइव किए हुए हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 होती थी और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज होती थी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होती थी, जिस तरह ये 2F1 3F1, इनको ओवरटोन भी कहते हैं, हार्मोनिक्स भी कहते थे। फिर बेटा दो तरह के आपने ऑर्गन पाइप पढ़े थे, एक ओपन ऑर्गन पाइप था, एक क्लोज। ओपन ऑर्गन पाइप जैसे कि आपको ये नजर भी आ रहा है दोनों एंड से ओपन है, इधर ओपन एंड पे मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट फ्रीडम होती है एयर के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट की। मगर आप लोगों ने इसमें जो चीज याद रखनी है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो NV/2L है, सेम यही स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग में था।
और लैम्डा एन का भी वही था 2L/n भी, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह अभी प्रीवियस हमने स्टेशनरी वेव्स इन अ सेट्राइज स्ट्रिंग में जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का देखा था। और उसके बाद बेटा अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात की जाए तो इसमें फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला V/4L के साथ एन को मल्टीप्लाई करना है। पीछे क्या था V/2L, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा V/4L। इसी तरह बेटा लैम्डा एन भी 4L/n होगी, जर्नल वेवलेंथ का फार्मूला क्लोज ऑर्गन पाइप में। प्रीवियस ओपन में 2L/n था। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज एक आ जाता है। ये तो इनकी लेंथ का एक मैंने शॉर्टकट बताया, इसको आप लोग देख लें। और जो इसमें से एमसीक्यूज आता है बेटा वो ये एमसीक्यूज आता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल होती है F1। ओपन ऑर्गन पाइप की जो बेटा फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी आप देख भी सकते हैं ओपन में F1 इक्वल टू V/2L था और क्लोज के अंदर F1 इक्वल था V/4L। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप 2 टाइम्स होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। और इसी तरह जो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ओपन पाइप में बनते हैं वो भी डबल होते हैं नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इन क्लोज पाइप। हार्मोनिक्स से मुराद होती है ये जो F1 F2 F3 वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बाकी बेटा डॉपलर इफेक्ट में आपको पता है एपरेंट चेंज जो फ्रीक्वेंसी में पिच में आता था, जैसे ट्रेन करीब आ रही है साउंड ज्यादा सुनाई देती है, ट्रेन अगर हॉर्न बजाती दूर जा रही हो तो साउंड कम हो जाता है। तो यही बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है जो ऑब्जर्वर और मोशन और ऑब्जर्वर और सोर्स इनके दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से जो हमें साउंड पे इफेक्ट आता है। और ये 1845 में अब अगर बेटा सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर इनके दरमियान में रिलेटिव स्पीड 0 होगी तो हमें ये इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट हमें प्रोमिनेंट नहीं होगा। अब ये बेटा कुछ रिजल्ट हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए भी हैं, इनको अब आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जब स्टेशनरी लिसनर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स उसकी तरफ आ रहा है तो उस वक्त हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो एफ प्राइम निकालने का फार्मूला V/V-US मल्टीप्लाई बाय एफ। ये एफ प्राइम न्यू वाली फ्रीक्वेंसी है इनकी रिलेटिव मोशन की वजह से, और ये एफ वो फ्रीक्वेंसी है जब दोनों रेस्ट पे थे, लिसनर भी और सोर्स भी। तो यहाँ से आप देखें जाहिर है अब वो जब सोर्स ऑफ साउंड करीब आ रहा है तो साउंड ज्यादा सुनाई देगा, इसलिए ये नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आया है। ये नीचे डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। V स्पीड ऑफ साउंड है, US सोर्स की स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है। और इसी तरह अगर सोर्स मूव अवे करेगा दूर जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, प्लस कर देना है। तब जाहिर है जब दूर जा रहा होगा तो हमें कम सुनाई देगा। ठीक हो गया, ये दो हो गया। और इसी तरह बेटा अब आगे अगर देखें तो हमारे पास अगर लिसनर अवे जाए स्टेशनरी सोर्स से, लिसनर दूर जाए तो उस वक्त हमारे पास नोमिनेटर में माइनस आ जाएगा, और लिसनर अगर करीब जा रहा है तो फिर ऊपर प्लस आ जाएगा। बहरहाल ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने इनको अपने वे से रिकॉल रखना है ताकि आपको पता हो जिस तरह साउंड के ऊपर डॉपलर इफेक्ट होता है इसी तरह लाइट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये भी एमसीक्यूज है। अब ये कुछ इनके एप्लीकेशन हैं, ये मैंने आसान करके लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को वो बुक रीडिंग वगैरह ना करनी पड़े। शिप्स और सबमरीन के अंदर सोनार डिवाइसेज, ये इधर भी एप्लीकेबल होता है। बैट्स अपनी ये जो लोकेशन पता लगाते हैं ट्रैवलिंग के लिए वो भी डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। रडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज होती हैं, ये एरोप्लेन का पता लगाती हैं करीब आ रहा है दूर जा रहा है साउंड की रिफ्लेक्शन से, एरोप्लेन की डिटेक्शन से, तो इसके अंदर भी डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। डिटरमिन वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो स्टार्स वगैरह के अंदर भी ये डॉपलर इफेक्ट यूज होता है। अब इसमें बेसिकली और उसके बाद मॉनिटर ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज, तो ये सारे बेटे इसके एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे कि ये अगर स्टार जो है वो हमारी अर्थ से दूर जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर है जब वो अर्थ से दूर जा रहा है तो वो लाइट्स इमिट कर रहा है तो उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से रेड शिफ्ट होगी। अगर ये टेलीस्कोप वगैरह या ये बेसिकली कुछ हमारे इनसे अगर देखा जाए ना तो गैलेक्सीज हमें रेड कलर में नजर आती हैं जो दूर जा रही होती हैं। और इसी तरह अगर कोई स्टार अर्थ के करीब आ रहा है तो जाहिर है फिर उसकी वेवलेंथ कम होगी और ब्लू शिफ्ट आएगी, तो उसको टेलीस्कोप वगैरह पे देखने पे हमें ब्लू कलर नजर आता है। ये विब गेयर बेटा याद रखें, वी से मुराद वायलेट, आई से मुराद इंडिगो, बी से मुराद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप इसको लिख के और इसकी राइट साइड पे वेवलेंथ बढ़ती है, तो जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमें रेड कलर नजर आएगा। तो ये बेटा सारा इसका था वेव्स वाले चैप्टर का। इंशाल्लाह अब कल से आप लोगों को जो हमारा फिजिक्स सेकंड ईयर सेकंड हाफ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अब इंफॉर्मेशन बेस ही मैक्सिमम एमसीक्यूज होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा थे वो फर्स्ट हाफ के अंदर थे। आप लोग जिन बच्चों ने तो ये तैयार फर्स्ट हाफ कर लिया वेल एंड गुड, और जिनसे अभी तक ये नहीं हो सका रिवीजन जरूर लगा के रखें। जो बच्चे चीजें रिवाइज करके रखेंगे उनके लिए बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला है, जो आज हमने मैथ का प्रोबेबिलिटी वाला कंप्लीट करना है। जैसे ही हमारा ये
चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट आज हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का 7 और 8 का कंबाइंड टेस्ट होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला और जो आप लोगों का ये प्रोबेबिलिटी वाला है। तो इसमें से भी मैं 30 एमसीक्यूज का आपका टेस्ट लूंगा होपफुली ट्यूसडे वाले दिन तक। तो उसमें फिर आप लोगों को ये वो मैक्सिमम वही एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट होंगे जो बार बार रिपीट होते रहे। तो आप लोगों ने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और ताकि आप लोगों का ये टेस्ट अच्छे तरीके से हो। तो अभी बेटा अब हम ये स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी वाला, और ये प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का भी टॉपिक है, वो भी बेशक मीटिंग के अंदर ही स्टे कर लें। अब बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमारे पास किसी भी इवेंट के ऑकरेंस का चांस होता है कि उसके होने का कितना चांसेस हैं। तो ये मैं अभी आपको बताता जाता हूँ। हाँ, मैं आंसर के बगैर टेस्ट सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ग्रुप के अंदर मैं आंसर के बगैर भी सेंड करूंगा, ताकि अगर किसी से सही तरह पार्टिसिपेट नहीं भी हो सका तो वो खुद से फिर ट्राई करे, उसके बाद फिर सोल्यूशन भेज दूंगा। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ना, अच्छा बेटा इसमें थोड़ा सा आप लोग देखें कि, अच्छा मैं ना ये मीटिंग एंड करके न्यू मीटिंग बेटा आप लोगों को सेंड करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि हम उस हाफ एन आवर के अंदर ये कंप्लीट कर लेते हैं। अभी बेटा मैं आप लोगों को न्यू मीटिंग सेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर ये मीटिंग एंड करके ना तो 9:15 पे फिर हम, उम्मीद है इंशाल्लाह उस वक्त तक क्लास एंड हो जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों को लिंक भेजने लगा हूँ, आप लोगों ने फौरन से ज्वाइन कर लेना है।